नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ग्रीनलैंड एक ऐसा इलाका बनता जा रहा है जो एक नए विश्व युद्ध की धुरी बनाता दिख रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर अब जर्मनी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ग्रीनलैंड को कोई छू नहीं सकता है। जी हां, यानी यूरोप में एक एक करके देश खड़े होकर लामबंद हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वैश्विक राजनीति के बिसात हिला देने पर अड़े हुए हैं। मुद्दा सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, मुद्दा है नेटो के भविष्य का, मुद्दा है पूरी दुनिया को जंग में धकेलने का, मुद्दा है नेटो के वर्चस्व का। जिस नेटो गठबंधन ने 1949 से अमेरिका और यूरोप को एक सुरक्षा धागे में बांध कर रखा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की विजुअल्स हो तो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए पीसीआर। आज वही गठबंधन डोनाल्ड ट्रंप की जिद और आक्रामकता के सामने डगमगाता नजर आ रहा है। ट्रंप ग्रीनलैंड को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कोई वो रियल एस्टेट डील कर रहे हो। लेकिन आपको भी पता है, हमने आपको लगातार बताया कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है, वो आर्कटिक की रणनीतिक चाबी है जहां रूस, चीन और नेटो तीनों नजरें टकरा रही हैं। वैसे ग्रीनलैंड का एक्सेस अमेरिका को ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। बेशक अमेरिकी दायरे में ग्रीनलैंड ना आता हो, लेकिन ग्रीनलैंड में अमेरिका के बेसेस हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, माइंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को पूरा कंट्रोल चाहिए ग्रीनलैंड पर, और इसलिए डेनमार्क के सवाल उठाने के बाद, बार बार कहने के बाद कि अगर अमेरिका डेनमार्क या ग्रीनलैंड में आया तो फिर यह नेटो का खात्मा होगा, जिसके बाद अब यूरोप चुप नहीं बैठने वाला है। यूरोप का एक ताकतवर देश, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे खूंखार देश जर्मनी, जो अब तक अमेरिकी सुरक्षा छाते पर भरोसा करता था, यानी कि नेटो पर भरोसा करता था, वो अब ग्रीनलैंड को बचाने का प्लान तैयार कर रहा है। मैसेज क्लियर है, यूरोप अब अमेरिका की मनमानी का मूक दर्शक नहीं बनेगा। सवाल यह क्या ट्रंप की जिद नेटो को इतिहास की किताबों तक सीमित कर देगी, या ट्रंप नेटो को तोड़ने की कीमत पर अमेरिकी वर्चस्व का नया नक्शा खींच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी और दुनिया कहीं विश्व युद्ध 3 की तरफ ना खिंचती चली जाए। क्या होगा जर्मनी के खड़े हो जाने से? क्योंकि इटली, फ्रांस जैसे देश पहले ही सवाल उठा चुके हैं। क्या वर्ल्ड वॉर 2 वाले सिचुएशन को बनता हुआ देख रहे हैं हम? दुनिया के नक्शे पर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक टापू नहीं है, यह वैश्विक राजनीति का बारूद बन चुका है। और इस बार आग लगाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ग्रीनलैंड को खरीदने या जरूरत पड़ी तो हथियाने की ट्रंप की जिद अब कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है। उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यानी नेटो के लिए सीधी चुनौती है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में बनाई गई। और ट्रंप की जिद के सामने खड़ा हो गया है जर्मनी सीना तान के। जर्मनी ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए एक प्लानिंग पर भी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जर्मनी को पता है, इटली को पता है, फ्रांस को पता है, यूके को पता है कि ट्रंप इस वक्त ग्रीनलैंड पर कब्जे की धुन में है। डेनमार्क पर प्रेशर है, यूरोप को मैसेज क्लियर है, या तो मेरी शर्तों पर चलो या मेरे रास्ते से हट जाओ, माई वे और हाईवे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ पहले अपने विरोधियों से भिड़े और अब सबसे पुराने सहयोगियों को भी आग दिखा रहे हैं। पहले चीन, फिर ईरान, फिर रूस और अब सीधा यूरोप और नेटो के सीने पर वार। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का रुख खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ डेनमार्क का हिस्सा नहीं है, यह नेटो की रणनीतिक ढाल भी है, आर्कटिक क्षेत्र की चाबी है जहां से रूस की पनडुब्बियां दिखती हैं, चीन के रिसर्च जहाज घूमते हैं और अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां तैनात है। अमेरिका की मनमानी अब यूरोप के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। जिस ग्रीनलैंड को ट्रंप खरीदने या दबाव लेने की बात कर रहे हैं, उसी ग्रीनलैंड को बचाने के लिए जर्मनी मैदान में उतर गया है। यूरोपीय देशों ने भी साफ कर दिया है कि किसी एक ताकत की जागीर नहीं है ग्रीनलैंड।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक यूरोपीय देशों का एक ग्रुप ग्रीनलैंड को सुरक्षित बनाने के लिए सैन्य ताकतें तैनात करने पर प्लान कर रहा है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम इस प्लान की अगुवाई कर रहे हैं। इस प्लान का उद्देश्य यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो और आर्कटिक इलाके की सुरक्षा करना है। और इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, बेसिक हथियार वहां क्या क्या होने चाहिए, कितने सैनिक वहां होने चाहिए, सब कुछ ड्रॉ किया जा रहा है। तो क्या यूरोप या नेटो अमेरिका को छोड़कर अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका तो कह रहा है उसे ग्रीनलैंड चाहिए, और इधर यूके और जर्मनी मिलकर प्लान कर रहे हैं कि डेनमार्क को कैसे बचाना है, ग्रीनलैंड को कैसे बचाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक खड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अकेला नहीं है या डेनमार्क अकेला नहीं है। जर्मनी आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी के लिए एक जॉइंट नेटो मिशन शुरू करने का प्रस्ताव देने की भी तैयारी में है। अब जरा इस विडंबना को भी समझिए। ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस नेटो पर है, उसके सबसे ताकतवर सदस्य खुद उसी नेटो देश की संप्रभुता पर नजर गड़ाए बैठा है। बड़ी अजीब स्थिति है। जो बचाने वाला है वही मारने को उतारू है, और जो मारने वाला है वही सबसे ताकतवर है बचाने वालों के ग्रुप में। इसलिए लोग कहते हैं कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। क्योंकि डेनमार्क की संख्या बहुत छोटी है, जनसंख्या, सैन्य ताकत भी बहुत सीमित है। ग्रीनलैंड की रक्षा डेनमार्क अकेले कर ही नहीं सकता है। इसलिए 77 साल से नेटो का आर्टिकल 5 एक वादा करता रहा, एक पर हमला सब पर हमला। इसलिए अभी तक ग्रीनलैंड और डेनमार्क सुरक्षित रहे। लेकिन जब अमेरिका खुद हमलावर हो जाए तो फिर नेटो कहां जाए? तो नेटो खत्म। यही वजह है कि यूरोप चुप रहने के मूड में नहीं है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की बयानबाजी के बाद यूरोपीय देशों ने तय कर लिया है कि अब भरोसे वाली बात खत्म हो गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट खड़ा कर दिया, और यूरोप कह रहा है कि अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। जर्मनी, जो दशकों तक अमेरिकी सुरक्षा छाते के नीचे रहा, अब नया नेटो मिशन तैयार करने में जुटा हुआ है, और इस प्रस्ताव का नाम है बाल्टिक सैनिटी मिशन। यह मिशन 1 साल पहले बाल्टिक सागर में अहम समुद्री और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। इसी तर्ज पर नया मिशन आर्कटिक सैनिटरी की योजना बनाई गई। प्रस्तावित आर्कटिक मिशन में ग्रीनलैंड को भी शामिल किया जाएगा, और इसका उद्देश्य क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की निगरानी, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नेटो देशों की रणनीतिक हितों की रक्षा करना होगा। मैसेज क्लियर है, अगर अमेरिका जाना चाह रहा है तो जाए। यूरोप अमेरिका के भरोसे नहीं बैठेगा। अगर अमेरिका भरोसेमंद नहीं है तो यूरोप अपनी सुरक्षा खुद डिजाइन करेगा। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर चोट करता है तो अनुच्छेद 5 कागज का टुकड़ा बन जाएगा। यूरोप का भरोसा टूटेगा, और जिस गठबंधन ने सोवियत संघ को रोका, शीत युद्ध जीता, वो अंदर से बिखर जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा रूस और चीन को। अगर डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं ग्रीनलैंड कब्जा करने के लिए यह कह के कि रूस और चीन को फायदा हो रहा है, तो भी नुकसान अमेरिका का है। और नहीं जाते हैं तो बकौल ट्रंप तो भी नुकसान अमेरिका का है, रूस चीन को फायदा है। रूस पहले ही आर्कटिक में अपने सबसे मजबूत सैन्य बेस तैयार कर चुका है। चीन पोलर सिल्क रोड के नाम से ग्रीनलैंड में निवेश और दखल बढ़ा रहा है। अगर नेटो कमजोर पड़ा तो आर्कटिक सीधा रूस और चीन के खेल का मैदान बन जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र को लेकर आखिरकार इतनी हलचल क्यों बढ़ रही है, यह भी जान लीजिए। क्लाइमेट चेंज के बाद बर्फ पिघलने लग गए इस इलाके में, इसलिए रूस, चीन, यूरोपीय देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका ग्रीनलैंड पर एकाधिकार चाहता है ताकि वो इसका इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कर सके और उसका वर्चस्व कायम रहे। जबकि जर्मनी का मानना है कि नेटो के तहत एक साझा मिशन शुरू करने से न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच पैदा हुए राजनीतिक तनाव को भी संतुलित किया जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी औपचारिक फैसला नहीं हुआ है। इसे नेटो सहयोगियों के साथ चर्चा के लिए रखा जाना बाकी है। ट्रंप की ग्रीनलैंड जिद अमेरिका को अपने ही वफादार सहयोगियों के बीच अलग थलग कर रही है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ताकत के नशे में इतने चूर है कि वो नेटो जैसे संगठन की परवाह करने के मूड में शायद नहीं है। तो क्या अगर अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए आया
तो नेटो और अमेरिका के बीच क्या किसी जंग की शुरुआत हो सकती है? क्या जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश मिलकर अमेरिका को रोकने की कोशिश कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो क्या होगा? क्या वेस्ट दो धड़ों में बंट जाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। वेस्ट ढह रहा है, ग्लोबल साउथ के उदय का समय है, लेकिन वेस्ट अपनी नीतियों की वजह से ढह रहा है। मैं सबसे पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर से पूछना चाहूंगा। माथुर सर, क्या लग रहा है आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन हावी हो रहा है, कौन किसके खिलाफ जा रहा है? जर्मनी ने तो खुलकर ताल ठोक दी है और अपनी प्लानिंग भी बता दी है आर्कटिक एंटिटी की। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। हाँ, देखिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले दो स्टेटमेंट देना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट मैं पिछले 10-12 दिनों में कई बार आपके चैनल पे दे चुका हूं। वो स्टेटमेंट यह है कि यूरोप एक नए डिफेंसिव आर्किटेक्चर की तलाश कर रहा है जिसमें अमेरिका या तो नहीं होगा या उसकी भूमिका लिमिटेड होगी। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जहां तक सवाल अमेरिका का है, अमेरिका ये एक पुरानी कहावत है कि जो 19वीं शताब्दी थी वो यूरोप की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, 21वीं शताब्दी एशिया की, इंडिया की है। यह बात बिल्कुल साफ समझने की आवश्यकता है। अमेरिका को अभी भी इस बात का गुरूर है कि शायद वो अपनी शक्ति से, आर्थिक शक्ति से और सामरिक शक्ति से पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। यह मैं बताना चाहता हूं कि यह चीज जो है अमेरिका को समझने की जरूरत है। वर्ल्ड इज नो मोर यूनिपोलर वर्ल्ड। इस बात को हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। अब उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि स्ट्रेटेजिकली इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यह बात सब जानते हैं। अलास्का को अमेरिका ने क्यों खरीदा? क्योंकि अमेरिका को आर्कटिक रीजन में कोई भी ओपनिंग नहीं थी, इसलिए उनको अलास्का, मुझे लगता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण अलास्का को लेने का यह रहा था कि ताकि आर्कटिक रीजन में उनके पास थोड़ा ओपनिंग मिले। क्योंकि आर्कटिक रीजन जो है वो एक बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेटिव सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बन सकता है और बनता है। आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से एशिया से लेकर के रशिया को जाना, चाइना और रशिया के बीच में ट्रेड होना, वो अगर आर्कटिक रीजन के थ्रू होना शुरू हो जाएगा तो वो ट्रेड का 1/4 द डिस्टेंस रह जाएगा। आप देखेंगे, आपका जो कल भी मैंने बताया था कि ट्रेडिशनली स्टेट ऑफ मलाक्का, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर और इन जगह से घूम करके वो पूरा आपका ट्रेड आ रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा इसके ऊपर अंतर पड़ने की संभावना है। अब अमेरिका का इससे स्ट्रेटेजिक से कंसिडरेशन से मुझे नहीं लगता कोई खास बात, क्यों खास इसमें सरोकार है ना उनका किसी और ट्रेड की कंसिडरेशन सरोकार है। क्योंकि अगर वो होता तो उसकी जो सुरक्षा है वो नाटो के प्लान के जो आर्टिकल 5 है उसके हिसाब से उसकी जॉइंट सुरक्षा हो सकती है। तो अमेरिका उस सुरक्षा के अंदर ऑलरेडी शामिल है। उसके लिए उसके ऊपर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, उसको मिलाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, उसको कब्जा करने की जरूरत उनको क्यों है? क्योंकि उनको वहां पर ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, रेयर अर्थ मटेरियल ये नजर आ रहा है। और जब तक अमेरिका उस पर कब्जा नहीं करेगा, उन चीजों पर उनका एकाधिकार नहीं होगा। आज की तारीख में जितने भी एसेट्स जो ग्रीनलैंड के अंदर हैं वो ग्रीनलैंड वालों के हैं और या फिर डेनमार्क। तो ये बात उनको अगर उन चीजों पे उनको एकाधिकार करके कब्जा करना है और रेयर अर्थ ये बातें सर, ये बातें चर्चा होती रही, तो क्या यूरोप अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा? कल साहब, आपको क्या लगता है? उसके बाद संजीव सर आपके पास आ रहा हूं। कल साहब, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। अगर आप यूएन देखें, यूएन एक संस्था बनी थी 1945 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर 3 सेकंड खत्म हुआ था। तो लगभग 80 साल के बाद अगर आप देखें तो उसकी इंपॉर्टेंस या उसका रोल लगभग खत्म हो चुका है। इसी तरह एक नई व्यवस्था बनी थी जिसे नाटो बोलते हैं। नाटो ने अपना एक फर्ज निभाया, उन्होंने एक टाइम स्पैन किया पूरा, लेकिन धीरे धीरे देखो उसका भी टाइम खत्म होता नजर आ रहा है। कमिंग टू सेकंड थिंग कि यूएस के इंटरेस्ट क्या है और दूसरी चीज है कि यूएस की मजबूरी क्या है। आज की डेट में यूएस का सबसे ज्यादा स्ट्रगल जो है वो उनका डेप्थ चल रहा है, जो कि अनदर जो उनके बॉन्ड्स हैं
जुलाई 2026 में फर्स्ट खेप जो है वो खत्म होने वाली है। तो उनको ये सबसे ज्यादा सता रहा है कि ये जो पैसे हैं ये देंगे कहां से। आज की डेट में उनके डॉलर, जिसको हम पेट्रो डॉलर कहते हैं, उनकी इकोनॉमी पेट्रो डॉलर के ऊपर सीमित है और उसको वो किसी तरह से नीचे नहीं जाने देना चाहते। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के आने की वजह से जो हमारे क्लाइमेटिक चेंज हैं और जो हमारे टारगेट्स रखे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज ने, वो धीरे धीरे अचीव करते जा रहे हैं। अनदर 5 ईयर से 6 ईयर के अंदर ऐसा लगता है कि फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में पेट्रोल डॉलर भी जाएगा नीचे। और सेकंड थिंग है, जो ब्रिक का उदय हुआ है, ब्रिक कंट्रीज जो है लगभग 48% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर इन्होंने अपनी एक करेंसी निकाली और उसी समय डॉलर का पतन हो जाएगा। तो न्यू जो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि ईवी की हम बात करें तो उसमें ऐसे ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत है, जैसे कि लिथियम हो गया, मोटर्स हो गई, मैग्नेट्स हो गए। तो ये सब चीजें जरूरी है कि किसी भी देश के हाथ में रहे रिसोर्सेज, उसी की वजह से फ्यूचर में वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर पाएगा। और इसी चीज को देखते हुए यूएस ने ट्रांजैक्शन दिखाया है। उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अपनी हरकतें दिखाई हैं। अब वो ग्रीन ग्रैंड पे जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो और भी जितनी भी 66 ट्रीटीज थी जो पुरानी, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये सब चीजें इंडिकेट करता है कि वो एक नए विश्व की तरफ जा रहे हैं, नया नेक्स्ट रोड मैप तैयार कर रहे हैं अगले 5 से 10 साल का, जिसके अंदर वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहते हैं। चाहे लेकिन इसके दुनिया लिए क्यों एक्सेप्ट करे इस नए अमेरिका को? अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया है कि हम एक्सेप्ट कर लें अमेरिका को, अगर अमेरिका किसी नए रास्ते की तरफ जा रहा है? आप कह रहे हैं भाई हमको यूएन नहीं चाहिए, आपने ऐसे ही बहुत सारी 66 संस्थाएं छोड़ दी इंटरनेशनल। आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए पूरी दुनिया में, आप किसी को हेल्प भी नहीं करेंगे, आप अपने रास्ते चलेंगे, आप अपना रिजीम अलग बनाएंगे, अपने अपने हिसाब से सैंक्शंस लगाएंगे, अपने हिसाब से टैरिफ लगाएंगे, अपने हिसाब से किसी भी देश का नाम का पर्ची काट के दे देंगे, ये लो तुम्हारा नाम आ गया, अगली बारी तुम्हारी है। ये तो आज की तारीख में नहीं चल सकता। वो बात अलग है कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया तो परमाणु बम सिर्फ अमेरिका के पास था। आज 12 देशों के पास, 13 देशों के पास परमाणु बम है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिक्स तो हमारे विदेशी सलाहकार मामलों के जानकार हैं, वो बताएंगे। मैं मिलिट्रिकली समझा सकता हूं कि इनका पतन हो रहा है और ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक न्यू विश्व ऑर्डर आ रहा है जिसमें BRICS ब्रिक्स का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है और आने वाले समय में इनके जितने बॉन्ड्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं। बाकी आप पॉलिटिकली आप समझ सकते हैं। मैं संजीव जी के पास आ रहा हूं। क्या नेटो को हटा के कोई एक नई संस्था आएगी जो 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 सिर्फ यूरोप सेंट्रिक होगी? क्योंकि यूरोप को समझ में आ गया कि भैया अमेरिका के भरोसे अपनी रक्षा नहीं हो सकती, अमेरिका किसी भी दिन डुबा देगा, किसी दिन थैंक यू बोल के निकल लेगा, उसके भरोसे तो बैठा ही नहीं जा सकता। तो ये तो बात यूरोप को समझ में आ गया। तो ग्रीनलैंड का मामला और जर्मनी का स्टांस इसको कैसे और चेंज कर रहा है, ये जरा बताइएगा संजीव जी। देखिए विवेक जी, जैसा कि माथुर सर ने बहुत इंसाइटफुली बताया कि यूरोप में अपनी सिक्योरिटी को लेकर के जो कंसर्न्स हैं और जो उसको एड्रेस करने की जो कंसिडरेशंस हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और ये जो चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर भी अगर देखें तो ये इनकी जो छवि है बहुत ही ज़्यादा एक शक्तिशाली तो छवि है ही, रिस्पॉन्सिबल भी है, लीडरशिप का रोल लेते हैं। ये अब जिस तरीके के विचार वहाँ पर मैं देखता हूँ, ऐसा निसंदेह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में यूरोप के जो राष्ट्र हैं अपना खुद का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वो डेवलप करने के दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। और दैट विल बी माइनस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो यूरोपीय राष्ट्र हैं उनके पास बड़ी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। यदि यूरोप के राष्ट्र अपना स्वयं का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं तो जाहिर है उसमें 2 न्यूक्लियर पावर्ड राष्ट्र भी होंगे, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और एक जो न्यूक्लियर वेपन्स की जहाँ तक कैपेबिलिटीज का प्रश्न है, जाहिर है कि उसके लिए सिर्फ उन्हें अमेरिका के ऊपर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास स्वयं के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अनेक जो बड़ी रक्षा कंपनीज यूरोप में ऑपरेट करती हैं और जाहिर है कि वो और पूरे विश्व को सप्लाईज देती हैं। जैसा कि आपने देखा राफेल को हमने फ्रांस से लिया था, उसी तरीके से जब हम कभी भी हमारी अपने डिफेंस एक्विजिशंस के लिए जो बिडिंग ओपन करते हैं तो उसमें यूरोप की जो कंपनीज हैं वो बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करती हैं। तो यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो अपनी रक्षा के संदर्भ में अभी तक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी शो कर रहे थे उसके संदर्भ में अब उन्हें शंकाएं पैदा होने लगी हैं। और अभी जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नेटो के राष्ट्रों के ऊपर लगातार एक दबाव बनाने का कार्य किया,
हमने पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा था कि वो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप उस समय कहा करते थे कि आप अपनी जो पूरी जीडीपी का 2% ऑफ डिफेंस में और नेटो के लिए दें। अभी ये परसेंटेज 5 हो गया है।